हेलो फ्रेंड्स, 13 मई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 13 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट नो म्यूचुअल कंसेंट इन ट्रिपल तलाक। तो 5 जज बेंच है सुप्रीम कोर्ट की जो पेटिशन हियर कर रही है ऑन ट्रिपल तलाक केस। तो ये बेसिकली जो एक फॉर्म ऑफ ट्रिपल तलाक है, तलाक के बीदत, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक होता है, मतलब उसके अंदर 3 बार हस्बैंड ने तलाक 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 बोल दिया तो डिवोर्स हो गया। तो ये एक्चुअली सिंफुल माना जाता है, गुनाह माना जाता है इन वेरियस स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ। तो इस्लामिक स्कूल्स जो है उसमें ये एमिकस क्यूरी भी रखे है, मतलब फ्रेंड टू द सुप्रीम कोर्ट उन्होंने अपॉइंट किया था मिस्टर सलमान खुर्शीद को। तो उन्होंने भी कहा है कि तलाक के बीदत जो है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, ये सिन है, कुरानिक प्रोविजंस के हिसाब से भी सिन है, और काफी सारे इस्लामिक स्कूल्स जो है वो इसको सिन ही मानते हैं। इवन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जब सुप्रीम कोर्ट को अपना रिपोर्ट दिया था, सबमिट किया था व्यूज, उन्होंने भी कहा था कि ट्रिपल तलाक सिन है बट लॉ में अलाउड है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है कि जब कोई सिन है, कुछ गुनाह है, तो वो लॉ, शरिया लॉ कैसे अलाउ कर सकता है। तो ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। प्लस उन्होंने कहा है कि ट्रिपल तलाक जो इंस्टेंट तलाक होता है उसमें रीजनिंग, कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट नहीं होता। मतलब कि हर तलाक का जो सिस्टम है ट्रिपल तलाक बेसिकली होता है कि एक बार तलाक अगर हस्बैंड ने बोला, उसके बाद इद्दत पीरियड होती है, मतलब अराउंड 3 मंथ्स होते हैं, जब निगोशिएशन किए जाते हैं, डिस्कशन किए जाते हैं, सुलह करने की कोशिश की जाती है। अगर उस पीरियड में सुलह हो जाती है तो ग्रेट, मैरिज कंटिन्यू करती है, मे बी फॉर इयर्स ऑल्सो। और अगर नहीं होती है, अगर सेकेंड टाइम, इस पीरियड के बाद सेकेंड टाइम जब तलाक बोला, फिर से वही है कि 3 महीने का ये पीरियड होता है जब निगोशिएशन, सुलह करने की कोशिश की जाए। और उसके बाद अगर सुलह हो गई, ग्रेट, कोई डिवोर्स नहीं होता है। अगर तीसरी बार जब तलाक बोला, उसके बाद वो फाइनल डिवोर्स होता है कि अब डिवोर्स हुआ। तो इसीलिए वेटिंग पीरियड होता है, मतलब मिनिमम भी वेटिंग पीरियड 6 मंथ्स का होगा, उसके बाद ही तलाक ग्रांट किया जा सकता है। लेकिन जो तलाक के बीदत है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, एक साथ बोल दिया और तलाक हो गया, तो वो एक्चुअली लॉ के अगेंस्ट है, कुरान के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, और सिन माना जाता है। जब तो अलाउ कैसे किया जा सकता है, तो वही सुप्रीम कोर्ट इस पे रूलिंग कर रही है। फिर अगला न्यूज आइटम है दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे टैक्स केस अगेंस्ट यंग इंडियन। तो ये यंग इंडियन करके एक एंटिटी बनाई गई थी बाय कांग्रेस लीडर्स सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। तो इन्होंने ये बॉडी बनाई और इन्होंने इस यंग इंडियन ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन को खरीदा, क्योंकि वो लॉस मेकिंग थी, तो वो उन्होंने खरीदा। तो ये एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के अंडर था नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर। तो जरूरी हमको ये है एटलीस्ट कि हमको पता हो ये नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर क्या है। तो ये इनिशिएट किया गया था, लॉन्च किया गया था बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। 1938 में ये न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया था। ये लॉस मेकिंग ही रहा था कई बार, लेकिन फाइनली 2008 में इसको रैप अप कर दिया गया, नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर को। तो ये न्यूज़पेपर का जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड था, उनको ये यंग इंडियन लिमिटेड ने खरीदा। लेकिन क्वेश्चंस रेज किए गए कि जब एसोसिएट जर्नल्स के पास एसेट्स थे, उनके पास 2000 करोड़ वर्थ के एसेट्स थे, तो लॉस उनके उससे कंपेंसेट क्यों नहीं किए गए, और यहाँ पे उनका लॉस पे करके ये यंग इंडियन ने इनको क्यों खरीदा। तो यहाँ पे एलिगेशन जब लगाए गए, तो वो एक्चुअली जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई तो 2014 में यहाँ पे इनकम टैक्स के डिमांड्स नोटिस भेजी गई ऑन दिस डील। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब भेजे गए, तो ये असेसमेंट ईयर उनका था 2011-12 के डिटेल्स के लिए, कि असेसमेंट ईयर 2011-12 की नोटिस जब आई, तो ये कांग्रेस लीडर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया कि इसके ऊपर स्टे लाया जाए, कि ये तो पुराने टाइम का, इसका ऑलरेडी हो चुका है, ये कैसे डिमांड कर रहे। तो ये पॉलिटिकल स्टेप्स है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अब ऑर्डर दिया है कि नहीं, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग स्टे नहीं की जाएगी, आप अपना जो नोटिस मिला उसका रिस्पॉन्स दो। तो वही यहाँ पे जो है जजमेंट आया है। तो वो उसके डिटेल्स, ये केस एज सच हमारे लिए ठीक है, बट एटलीस्ट नेशनल हेरल्ड पता होना चाहिए। फिर अगला न्यूज आइटम है 3 विलेजेस पार्टिसिपेटेड इन माओइस्ट अटैक, सीआरपीएफ। तो ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो अटैक हुआ था रिसेंटली, माओइस्ट अटैक इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, जब ये रोड कंस्ट्रक्शन साइट यहाँ है उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे, तब ये अटैक हुआ था। तो 56 किलोमीटर रोड बन रहा है यहाँ सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। तो अब यहाँ पे 10 किलोमीटर ही अब तक बना है, बाकी का अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, इवन टेलीकॉम कनेक्टिविटी काफी लो है, सिर्फ 4% टेलीकॉम कनेक्टिविटी है सुकमा में। तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही है, प्लस जो ये माओइस्ट अटैक हुआ था उसके ऊपर जब रिपोर्ट बनाई गई, तो सीआरपीएफ रिपोर्ट में ये सामने आया है कि विलेजर्स ने भी पैसिव पार्टिसिपेशन किया।
तो पैसिव पार्टिसिपेशन मतलब कि माओविस्ट उनको थ्रेटन करते हैं, तो वो उनको फूड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, इवन जो माओविस्ट इंजर्ड हो जाते हैं उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ट्रीट करते, तो ये वो स्टेप्स लेते, तो ये पैसिव प्रोटेक्शन होता है अंडर थ्रेट, क्योंकि माओविस्ट उनको थ्रेट करते, तो ये कॉमन है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज में, ऐसे भी रिपोर्ट में मेंशन किया गया। पर विलेजर्स इसको भी डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो विलेज में थे ही नहीं जब ये अटैक हुआ, वो फेस्टिवल अटेंड करने के लिए गए थे। फिर अगला न्यूज आइटम है पंजाब हरियाणा रेडी फॉर टॉक्स ऑन सतलेज यमुना लिंक कनाल डिस्प्यूट। तो ये सतलेज यमुना लिंक कनाल डिस्प्यूट जो है वो काफी पुराना है, जब पंजाब और हरियाणा दो सेपरेट स्टेट्स बने थे 1966 में, तब ये प्रोजेक्ट जो है सतलेज यमुना लिंक कनाल प्रपोज किया गया, क्योंकि हरियाणा वाटर डेफिशिएंट स्टेट हो जाएगा। तो ये यमुना रिवर है यहाँ पे, और ये है सतलेज रिवर, तो ये सतलेज यमुना लिंक कनाल ये है, और ये पंजाब हरियाणा की बाउंड्री है, तो ये पूरा लिंक कनाल प्रपोज किया गया। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके 1976 में ये प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन बिगिन किया, यहाँ पे लॉन्च किया। हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पे सतलेज यमुना लिंक कनाल के लिए कंस्ट्रक्शन बिगिन किया, उन्होंने डेवलप कर लिया। पर पंजाब, क्योंकि ये पानी हरियाणा को जाने वाला था, तो इसीलिए पंजाब यहाँ पे रिलक्टेंट रही, तो पंजाब ने यहाँ पे काम इनिशिएट नहीं किया, 1980s तक कोई स्टेप नहीं लिए गए। फाइनली 1981 सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से दोनों स्टेट्स ने म्यूचुअली अग्री किया कि सतलेज यमुना लिंक कनाल अब इनिशिएट किया जाएगा, और प्लान किया गया कि 2 साल में, मतलब 1983 तक ये कंप्लीट किया जाएगा। पर फिर जब वर्क स्टार्ट हुआ तो यहाँ मिलिटेंट्स अटैक हुए और ये प्रोजेक्ट फिर से स्क्रैप हो गया। तो 1996 में हरियाणा गवर्नमेंट ने फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि ये कनाल जल्दी कंप्लीट हो, और उसका ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट का 2002 में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब को ये कनाल को 1 साल में कंप्लीट करना होगा। पर पंजाब ने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब 2003 तक कंप्लीट होना चाहिए, पंजाब काउंटर सूट भी कर रहे थे पर उसको डिसमिस किए गए। 2004 में पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक एक्ट पास किया, तो ये एक्ट के अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने सारे ऑब्लिगेशंस जो है ये 1981 अग्रीमेंट के वो रिवोक करते, कोई ऑब्लिगेशन टर्मिनेट करते, वो उनको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये जो 2004 का पंजाब एक्ट था, उसके ऊपर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि एक प्रोविजन ये भी होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कैन आस्क सुप्रीम कोर्ट से, वो सलाह मांग सकते, ओपिनियन मांग सकते सुप्रीम कोर्ट की। तो इसीलिए उन्होंने ये 2004 एक्ट पे देन प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगी, और ये 2004 एक्ट के ओपिनियन का रिपोर्ट रिजल्ट जो है, ऑर्डर जो है, वो अब 2016 में आया, नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया। तो ये अब तक के डेवलपमेंट्स है। तो उसके बीच में भी जो हुआ आफ्टर ये आप देख सकते हैं, तो जब 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटिशन, पंजाब ने ये लॉ बनाया, उसके बाद ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ इन 2004, उसके बाद जो अब 2016 लास्ट ईयर जो डेवलपमेंट्स हुए वो ये है कि 2016 में पंजाब ने एक नया एक्ट पास किया। तो ये नया बिल जो पास किया गया वो ये था कि जो कनाल लैंड ट्रांसफर किया गया था, मतलब कनाल लैंड फार्मर्स से अक्वायर किया गया है, पर कनाल कंस्ट्रक्शन पंजाब में स्टार्ट नहीं हुआ है, हरियाणा पार्ट कंप्लीट हो गया, तो जो लैंड अक्वायर किया गया वो फिर से रिटर्न दिया जाए, ऐसा करके पंजाब ने ये एक्ट इनिशिएट किया। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रोप्राइटी लैंड राइट्स था, ये बिल को हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि स्टेटस को रखना चाहिए, कोई लैंड रिटर्न नहीं करना चाहिए, जो लैंड अक्वायर किया गया सतलेज यमुना लिंक कनाल के लिए उसको रिटर्न ना किया जाए। तो ये 2016 मार्च की डेवलपमेंट थी। फाइनली नवंबर 2016 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब ने ये जो अपना सतलेज यमुना लिंक अग्रीमेंट 1981 का टर्मिनेट किया बाय एन एक्ट ऑफ 2004, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ये एक्चुअली ओपिनियन था ऑन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो इसीलिए अभी भी पंजाब रिलक्टेंट है, वो कहती है कि ये तो कोई हमारे अगेंस्ट ऑर्डर नहीं पास किया था, ये तो ओपिनियन का रिस्पॉन्स दिया गया था। तो अब तक ये इशू चालू है, और फिलहाल जो न्यूज ये है कि दोनों स्टेट्स पंजाब और हरियाणा ने अग्री किया है कि वो सतलेज यमुना लिंक कनाल डिस्प्यूट को एमिकेबली रिजॉल्व सेटल करने की कोशिश करेंगे मिलके। तो अब देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स होगी। फिर अगला न्यूज आइटम है गोवा सिविल कोड इंटीग्रेट सोसाइटी। तो ये जो गोवा है एक स्टेट है इंडिया में जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया जाता है। तो ये गोवा जो है वो पोर्चुगीज कॉलोनी थी, तो यहाँ पे पोर्चुगीज सिविल कोड लाया गया था जो सारी कम्युनिटीज गोवा में उनके लिए एप्लीकेबल है, ऑल द रिलीजन्स। तो यहाँ पे मुस्लिम मैन उनको पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, जैसे ऑल ओवर इंडिया अलाउड है, गोवा में नहीं अलाउड है। इवन वर्बल डाइवर्स जो है, ट्रिपल तलाक जैसे, वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो प्रेजेंटली गोवा गवर्नर ने एक स्टडी का रिपोर्ट रिलीज की ऑन द सिविल कोड इन
गोवा, तो वो उनको अप्रिशिएट करते हुए ये रिपोर्ट आई है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जरूरी है मैरिज, प्री मैरिटल काउंसलिंग जरूरी है मैरिज रजिस्ट्रेशन से पहले, सारी मैरिजेस को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो इससे काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, इवन प्रॉपर्टी के लिए कम्युनियन होता है, मतलब दोनों के नाम पे प्रॉपर्टीज होती है, सक्सेशन के लॉज सब इसमें अंदर रेगुलेटेड है अंडर द सिविल कोड। तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, तो ये उनको अप्रिशिएट करते हुए और बाकी स्टेट्स और सेंटर को भी ये इम्प्लीमेंट करने के लिए पुश करते हुए ये रिपोर्ट सामने आई। तो वही है। तो इसमें पॉलीगैमी अलाउड है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जैसे कि अगर फर्स्ट वाइफ से बच्चा नहीं हो रहा है टिल अ पर्टिकुलर एज, तो उसमें पॉलीगैमी फिर अलाउड होता है, अनदर मैरिज अलाउड होती है। तो ये प्रोविजन है इन गोवा सिविल कोड। तो ये जरूरी है कि एक स्टेट जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो ये गोवा है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया फर्स्ट यूटेरस ट्रांसप्लांट सून। तो इंडिया में यूटेरस ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ये दो मेडिकल सेंटर्स, एक पुणे में और बेंगलुरु में, जहाँ पे परमिशन दी गई है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इनको परमिशन दी है यूटेरस ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो यूटेरस जो होता है, जिसमें जो फीटस होता है ग्रो होता है, तो ये यूटेरस कई फीमेल्स में यूटेरस नहीं होता और कई फीमेल्स में उसमें प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको वो कैरी नहीं कर पाती बेबी। तो इसलिए ये यूटेरस ट्रांसप्लांट जो होगा, पहले तो हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब जो यूटेरस अगर है तो उसको निकालना पड़ेगा। तो वो हिस्टेरेक्टोमी तो होता है यूटेरस निकालने के लिए, लेकिन इसके अंदर फिर दूसरा यूटेरस, डोनर यूटेरस ट्रांसप्लांट भी करना होगा। तो इसीलिए जब यूटेरस निकाला जाएगा तो केयरफुली निकालना पड़ेगा कि सारे ब्लड वेसल्स, वेस्कुलर पेडिकल्स जो है सारे वो डैमेज ना हो और फिर से उनको रीअटैच किया जाए टू द डोनर यूटेरस। तो ये ऑपरेशन पहले होगा। उसके बाद जो फर्टिलिटी भी होगी, मतलब जो प्रेगनेंसी भी होगी, दैट विल बी थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी जो हम कहते हैं, तो उसके अंदर भी चांसेस काफी कम होते हैं, 40% नो तो सक्सेस है। तो वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जब नो अटैच किया जाएगा फीटस, तो उसके बाद एम्ब्रियो अटैच किया जाएगा। तो इसके बाद ये डेवलप होने के बाद जो डिलीवरी भी होगी वो सी सेक्शन से ही हो सकती है, मतलब सिजेरियन से डिलीवरी होगी और डिलीवरी होने के बाद वो यूटेरस फिर से निकालना पड़ेगा। तो ये जरूरी है क्योंकि जब नया डोनर ऑर्गन लगाया जाता है तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज किए जाते हैं, तो काफी लंबे टाइम तक फीमेल को ऐसे रख नहीं सकते, इसीलिए फिर बाद में ये निकाला भी जाएगा। तो ये ऑपरेशन पूरा कॉम्प्लिकेशन है सिर्फ इसलिए कि ताकि वो वुमेन बेबी कैरी कर सके। तो ये जो है इसके ऊपर क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं क्योंकि इसकी सक्सेस रेट भी काफी कम है। तो ये दो कंट्रीज में पहले भी हो चुका है, सऊदी अरेबिया में, टर्की में 2011 में, लेकिन यहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं रहा है, ये फेल हुआ है। ओनली वन केस जो सक्सेसफुल रहा है वो स्वीडन में यहाँ है, डॉक्टर मैट्स ने 2014 में सक्सेसफुली यूटेरस ट्रांसप्लांट किया था। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं कि ये कोई एसेंशियल ऑर्गन नहीं है जिसके नहीं होने से लाइफ थ्रेटनिंग कोई प्रॉब्लम होगा, तो इसका ट्रांसप्लांट करने की जो रैशनैलिटी है उसको क्वेश्चन किया जा रहा है। तो लेकिन इंडिया में न्यूज यही है कि इंडिया में इसको अलाउ किया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया टू लर्न फ्रॉम लंदन ट्रांसपोर्ट। तो ये जो लंदन ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन है, इन्होंने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया विद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे विजिट पे थे, तो उन्होंने ये MOU भी साइन किया। तो ये कॉपरेशन किया जाएगा क्योंकि लंदन पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, उनका अंडरग्राउंड रेलवे है, नेटवर्क है, इवन वाइड बस नेटवर्क है पूरा, इवन केबल कार्स है, ट्रैम है। तो काफी सारा इनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी स्ट्रेंथ को हम स्टडी कर सकते हैं। फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, इवन ड्राइविंग लाइसेंसेस देने का पूरा सिस्टम है, वो सारा हम स्टडी करके इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए ये MOU साइन किया गया है क्योंकि इंडिया में एक्सीडेंट रेट्स भी काफी हाई होते हैं, तो इसके लिए सब ये बेनिफिट हो सकता है। प्लस एक्चुअली जो मिस्टर गडकरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे थे, वो इसलिए थे क्योंकि NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना फर्स्ट मसाला बॉन्ड लॉन्च कर रहे, तो उन्होंने ये लॉन्च किया ऑन दी लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ये मसाला बॉन्ड क्या होता है ये भी पता होना जरूरी है। तो मसाला ये नाम मतलब इंडिया को डिनोट करते हुए ये टर्म है, मतलब इंडिया का बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड ओवरसीज ऑफशोर कैपिटल मार्केट्स में दिया जाता है, इशू किया जाता है, पर इसका वैल्यू जो है वो रुपी बेस पे होता है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। तो इसका जो चेंजेस हो गए वो रुपी टर्म्स में होगा। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, इनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है वो इन्वेस्टर यहाँ पे लेगा। तो वो इसका बेनिफिट ये है कि अगर रुपी के वैल्यू में कोई चेंजेस आते हैं तो उसका रिस्क जो है वो इन्वेस्टर को उठाना होगा। तो ये काफी अभी डेवलप के काफी पहली बार लॉन्च भी किए गए,
थे, HDFC फर्स्ट इंडियन एंटिटी थी जिसने इसे लॉन्च किया था, तो उसके बाद ये काफी प्रोमिनेंटली स्प्रेड हुए और अब NHAI ने भी अपना फर्स्ट मसाला बॉन्ड लॉन्च किया। तो इससे जो मनी जनरेट होगा वो यूज किया जाएगा फॉर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर अगला न्यूज आइटम है साइबर अटैक्स यूजिंग लीक्ड NSA हैकिंग टूल अफेक्ट्स 12 नेशंस। तो ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो यूएस की, वहां से हैकिंग टूल्स लीक हुए जिसकी वजह से ये ग्रुप है शैडो ब्रोकर्स, ये हैकर्स है जिन्होंने ये हैकिंग टूल यूज करके रैंसमवेयर लॉन्च किया ऑन वेरियस एंटिटीज। तो यहाँ हॉस्पिटल्स भी अफेक्ट हुई है काफी सारी कंट्रीज में, तो वो रैंसम मांगते हैं। तो एक मैसेज आता है कि अगर आपको अपना डेटा अनलॉक करना है अपना, तो इनको ये रैंसम $300 रैंसम देना होगा, ऐसे करके मैसेजेस है। तो इससे काफी सारी एंटिटीज स्पेशली हॉस्पिटल सर्विसेज जो अफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से लाइफ एंड डेथ काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि काफी हॉस्पिटल्स में वो डॉक्टर पेशेंट फाइल नहीं एक्सेस कर पा रहे थे, इमरजेंसी रूम्स वो डाइवर्ट करने पड़ रहे थे पेशेंट्स को, तो ये काफी वहां पे दिक्कतें आई, ये न्यूज सामने आ रही है। फिर अगला है US जापान टू अटेंड चाइना सिल्क रोड समिट। तो इन चाइना का जो बेल्ट एंड रोड फोरम समिट हो रही है, इसमें अंदर चाइना भी, जापान भी पार्टिसिपेट करेगी, USA भी पार्टिसिपेट करेगी और काफी सारे कंट्रीज का पार्टिसिपेशन, साउथ कोरिया वगैरह ने भी यहाँ पे अफर्मेशन दिया है, उनके ऑफिशियल्स यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे इंडिया ने अब तक अनाउंस नहीं किया ऑफिशियल पार्टिसिपेशन यहाँ पे, वो एक है पॉइंट। प्लस इवन US चाइना ने जो 100-day ट्रेड प्लान लॉन्च किया उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्योंकि US और चाइना का ट्रेड रिलेशन से तो काफी US को ट्रेड डेफिसिट है, चाइना से इंपोर्ट्स काफी ज्यादा करते हैं वो, तो इसको डील करने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए दोनों कंट्रीज के बीच में। तो ये 100-day ट्रेड प्लान है, तो 100th डे आता है जुलाई 16, तो तब तक के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे उसके यहाँ पे प्रोविजंस किए गए, ताकि US ओन्ड कार्ड पेमेंट सर्विसेज को भी अलाउ किया जाए लाइसेंसेस इशू करना। इवन चाइना US से बीफ इंपोर्ट भी अलाउ करेगी, तो ये सब वहाँ पे कंसेशंस दिए गए। तो वो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 कंट्रीज के लीडर्स आएंगे, इवन UN सेक्रेटरी जनरल, IMF चीफ, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, सारे यहाँ पे बेल्ट एंड रोड समिट जो होगा, फोरम समिट, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये है बेल्ट एंड रोड। तो यहाँ पे जो एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट रोड से, और दूसरा है मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव, दोनों मिलके ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो चाइना ने लॉन्च किया है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, और काफी सारी कंट्रीज ने यहाँ पे उनके साथ अग्रीमेंट साइन किया है टू फैसिलिटेट दिस। इंडिया का वही है, जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास होता है, इसलिए इंडिया ने यहाँ पे प्रोटेस्ट रेस किया और वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड है US और चाइना के बीच में 2016 का डेटा है, तो आप देख सकते हैं US एक्सपोर्ट इतना है और US जो इंपोर्ट करती है चाइना से वो काफी ज्यादा है, तो ये ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है। फिर अगला न्यूज आइटम है रिवाइज डेटा शोज IIP ग्रोइंग फास्टर, WPI ईजिंग। तो ये हमने डिस्कस किया था, IIP WPI का बेस ईयर चेंज हुआ है, इवन कमोडिटीज नहीं ऐड हुई है, हमने कल ही डिस्कस किया था, तो बेस ईयर 2011-12 हो जाएगा। और एक पॉइंट यहाँ पे इस न्यूज आइटम में है, वो ये है कि WPI में पहले जो कैलकुलेशन किया जाता था प्राइसेस, तो ये प्राइसेस बेस प्राइस प्लस एक्साइज ड्यूटी माइनस ट्रेड डिस्काउंट होता था, मतलब एक्साइज ड्यूटी भी यहाँ ऐड की जाती थी, डिस्काउंट डिडक्ट किया जाता था। तो अब कहा गया है कि WPI में ये इंडायरेक्ट टैक्सेस नहीं इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, क्योंकि फिर WPI इम्यून हो जाएगा पॉलिसी चेंजेस से, अगर टैक्सेस कुछ चेंज हुए तो उससे WPI पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एक नया चेंज भी है जो हमको पता होना चाहिए। तो ये हमने कल ही डिस्कस किया था, IIP में नए कमोडिटीज आए जैसे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, LED टीवीज एक्सेट्रा, वो है। तो आइटम्स भी चेंज हुए WPI बास्केट में, IIP में भी, और ये WPI में ये जो चेंज है वो जरूरी है कि एक्साइज ड्यूटी अब नहीं इंक्लूड की जाएगी इन WPI प्राइस। फिर अगला न्यूज आइटम है SAT ऑर्डर्स सेबी टू रिव्यू सत्यम केस। तो ये सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल है, तो यहाँ से जो सेबी के ऑर्डर्स है वो अपील में जाते हैं। तो सेबी का ये जो सत्यम स्कैम के अंदर ऑर्डर था अपील में यहाँ आया, और SAT ने अभी ऑर्डर दिया है कि सेबी को अपना ऑर्डर रिव्यू करना होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये ऑन द बेस ऑफ मेरिट एटलीस्ट 4 मंथ्स में रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्डर उन्होंने पास किया था वो सही नहीं था। उन्होंने कहा है कि दिस वाज अनसस्टेनेबल इन लॉ, कि लॉ के सही नहीं था लॉ के हिसाब से, और सही से एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया गया था। तो बेसिकली सेबी का ऑर्डर ये था कि उन्होंने जो सत्यम के जो प्रोमोटर्स थे और सीनियर मैनेजमेंट
लीडर्स तो थे, उनको उन्होंने कैपिटल मार्केट से 14 साल के लिए बार कर दिया था कि वो एक्सेस नहीं कर सकते मार्केट। प्लस उन्होंने दूसरा ऑर्डर ये दिया था कि जो इन्होंने यहाँ पे पैसा बनाया है, अनलॉफुल गेन्स किए हैं जो, तो उसको डिसगॉर्ज करना चाहिए, मतलब उनको वापस देना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे उनसे जो पूरा डिसगॉर्जमेंट मांगा वो काफी ज्यादा था, 1800 करोड़ गेन्स उन्होंने किया था। तो कैलकुलेट, तो इस कैलकुलेशन में क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं, क्योंकि अनलॉफुल गेन्स का ही डिसगॉर्जमेंट करना होगा, वापस देना होगा, तो वो प्रॉफिट जो उन्होंने लीगली बनाए उनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो केयरफुल कैलकुलेशन करना, डिस्टिंग्विश करना वो जरूरी है कि सिर्फ जो लीगल है उसको नहीं लिया जाए, सिर्फ जो इलीगल है उसका पार्ट का ही यहाँ पे जो ऑर्डर आए। तो इसीलिए इसके ऊपर रीलुक करना जरूरी है, इसलिए सैट ने ये ऑर्डर पास किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल भी सेबी एक्ट के अंदर ही बनाया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एक्ट ऑफ 1992। और जो सत्यम स्कैम पूरा था, तो ये सत्यम आईटी कंपनी है, जो प्रोमिनेंट आईटी कंपनी थी, इन्होंने काफी ज्यादा प्रॉफिट्स अपने बताए थे, पर बाद में पता चला कि जो ये हाई प्रॉफिट्स बता रहे हैं वो एक्चुअली इन्फ्लेट किए गए थे, झूठ बताए गए थे। तो वो प्रॉफिट ज्यादा बता रहे थे ताकि कंपनी प्रॉस्पर करे, उनको बेनिफिट्स हो, पर वो एक्चुअली पैसा उतना था नहीं। तो फिर बाद में जब इन्होंने ये सब झूठ बोल बोल के इतना बढ़ा दिया था उसको, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए वो स्टेप्स ले रहे थे कि अब जो एक्चुअली पैसा नहीं है वो पैसा बनाया जाए। तो उसके लिए काफी सारे स्टेप्स लिए गए। उन्होंने मेटास करके कंपनी बनाई, जो सत्यम का उल्टा है, MAYTAS। तो ये कंपनीज को उन्होंने अक्वायर करने के लिए $1.6 बिलियन की डील की। तो इसके ऊपर फिर सारे इन्वेस्टर्स जो थे सत्यम के, उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए। तो 2008 में जब ये डील अनाउंस किया गया, तो वो जब क्वेश्चंस रेज किए गए, तो 2 दिन में ही वो डील को कैंसिल करना पड़ा। और बाद में सत्यम के जो प्रमोटर्स थे वो सामने आए, मिस्टर रामलिंग राजू जो चेयरमैन थे, उन्होंने भी सबमिट किया कि उन्होंने ये कॉन्फेशन किया कि उन्होंने ये पूरा जो स्कैम था ये सामने आया और उन्होंने अपना गलती एडमिट की, क्योंकि फिर वो अनसस्टेनेबल हो गया था, वो कवर अप नहीं कर पा रहे थे। इवन उन्होंने अपने जो बैलेंस जो पेरोल था उसके ऊपर भी ज्यादा एम्प्लॉइज बताया, अराउंड 13,000 ज्यादा एम्प्लॉइज बताया, और उनको जो सैलरी मंथली जा रही थी वो पैसा बना रहे थे ताकि ये जो झूठ बोला जा रहा है प्रॉफिट्स का उसको कंपेंसेट किया जा सके बाद में। पर ये हो नहीं पाया। फाइनली इनके ऊपर केस बना, CID इस पे इन्वेस्टिगेट किया, इनको CBI कोर्ट ने भी इनको सेंटेंस किया है, प्लस सेबी का भी ऑर्डर आया, बिकॉज इनसाइडर ट्रेडिंग के भी इनके ऊपर एक्यूजेशंस थे। और फिर टेक महिंद्रा ने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर सिलेक्ट किया गया, उन्होंने इसको अक्वायर कर लिया, सत्यम का लोन भी उन्होंने पे किया और उसको अक्वायर किया सत्यम में स्टेक। तो ये पूरा केस था सत्यम स्कैम का, वो दिया गया, कन्फेशन फाइनली आया। और ये इनके ऊपर जो चार्जेस थे, रिकॉर्ड्स फॉल्सिफाई किया था, डमी अकाउंट्स बनाए थे, इनसाइडर ट्रेडिंग था, इवन ये जो फेक एम्प्लॉइज बनाए थे, तो 20 करोड़ रुपीस हर महीने उनको पे किया जा रहा है जो है ही नहीं एम्प्लॉइज। ये सारा इनके ऊपर एलिगेशन है। फिर अगला न्यूज आइटम है, सीनियर सिटीजन्स गेट रिलीफ एज IT फाइलिंग नॉर्म्स ईज्ड। तो जो आधार मैंडेटरी किया गया है फॉर पैन कार्ड एंड IT रिटर्न्स फाइल करने के लिए, ये फाइनेंस एक्ट के अंदर किया गया था। फाइनेंस एक्ट इज पार्ट ऑफ बजट। तो 2017 का जो बजट था, 2 बिल्स होते हैं जो पास होते हैं, मतलब बजट पास हुआ, अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। तो ये 2 बिल्स में से जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो पैसा कैसे अलोकेट करना है वो होता है, फाइनेंस बिल कैसे पैसा कैसे आएगा, तो टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स फाइनेंस बिल में होते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड किया गया, सेक्शन 139AA डाला गया, जो सेक्शन 139AA में ये प्रोवाइड किया गया कि आधार पैन कार्ड के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए मैंडेटरी किया जाएगा फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो अब इसके अंदर नोटिफिकेशन आया, ये भी प्रोविजन था कि वो एग्जेम्प्ट भी कर सकते, तो अब नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है कि इसके लिए एग्जेम्प्ट किया जाएगा, मतलब ये एप्लीकेबल नहीं होगा फॉर सीनियर सिटीजन 80 years एंड अबव एंड रेसिडेंट्स ऑफ असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड मेघालय। तो नॉर्थ ईस्ट में इसका आधार पेनिट्रेशन काफी कम है, असम में सिर्फ 7% रजिस्टर्ड है आधार के अंदर, इवन मेघालय में सिर्फ 9% रजिस्टर्ड है, जम्मू एंड कश्मीर में है पर फिर भी वहां पे अप्लाई नहीं किया गया बिकॉज ऑफ द कंडीशन। तो ये ऑर्डर अब सामने आया है, तो ये है। और लास्ट न्यूज आइटम है, चाइना टेस्ट्स अ लूनर पैलेस ऑन अर्थ। तो चाइना ने ये लूनर पैलेस एक यूनिट बनाया, यूगोंग 1। तो ये जो है यहाँ पे 4 चाइनीज स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा, तो ये सील्ड लेबोरेटरी है जिसके अंदर लूनर एनवायरनमेंट, जैसे मून पे एनवायरनमेंट, वो साइमुलेट किया जाएगा। तो ये अप टू 200 डेज के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे वो रहेंगे, क्रॉप्स ग्रो करेंगे, इवन वेस्ट का बायो फर्मेंटेशन किया जाएगा। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि कैसे लूनर सरफेस पे रहा जा सकता है, क्योंकि चाइना भी लूनर मिशन लॉन्च करेगी, मैन लूनर मिशन, लेकिन उसको भी डेकेड या ज्यादा 10 साल बाद या कभी करने वाले। तो उसके लिए वो ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये यूगोंग 1 लॉन्च किया।
तो इसके अंदर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। फर्स्ट जो 4 लोग गए हैं उनमें से ये 60 दिन अराउंड 2 मंथ्स रहेंगे, उसके बाद ये रिप्लेस किए जाएंगे अगले 4 लोगों के साथ, वो अराउंड 200 डेज तक रहेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। चाइना ने और एक जो इनिशिएटिव लिया इन स्पेस वो ये है कि उन्होंने एक स्पेस लैब भी लॉन्च किया है, टियांगोंग 2 ये स्पेस लैब है। टियांगोंग 1 जो थी उसके साथ उन्होंने कनेक्टिविटी खो दी है, हालांकि चाइना ने एडमिट नहीं किया है, पर वो भी स्पेस लैब थी। तो टियांगोंग 2 अभी भी स्पेस लैब है, और लास्ट मंथ अप्रैल 2017 ने चाइना पे यहाँ पे फर्स्ट स्पेस कार्गो स्पेसक्राफ्ट भेजा। तो ये तियांजाओ 1 जो थी वो कार्गो स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे तियांगोंग 2 को डॉक हुई, ताकि कार्गो, क्योंकि अगर स्पेस लैब है तो उनको इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिएगा, तो वो यहाँ पे उन्होंने पहुंचाया। तो ये भी एक अचीवमेंट उन्होंने किया है। तो टियांगोंग 2 जैसे स्पेस लैब है, और एक जो प्रोमिनेंट स्पेस लैब आपको पता होनी चाहिए वो है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये चाइना भी एक्सपेरिमेंट कर रही है ऑन दीज लाइंस। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।